हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। स्टूडेंट, आज भी हम देखने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का जो प्रश्न बैंक है, जो कि 2021-22 के लिए अपलोड किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले के जो 7 चैप्टर है वो मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर 8 से टोटल जो है वो है 6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा 5 नंबर का, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन है 8, लेकिन ये आप लोगों को 8 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। इसके आंसर्स भी काफ़ी लॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है तो हमें उस हिसाब से आंसर देना होता है। तो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते चल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित स्पीसीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ तत्व दिए हुए हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। उसमें MnO4 माइनस में मैग्नीज के ऊपर स्टार है, तो मैग्नीज की, H2SO4 में सल्फर की, NH4 प्लस में अमोनिया की, CrO5 में क्रोमियम की, और NaBH4 में बोरोन की ऑक्सीकरण संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आप लोगों ने 9th क्लास में सीख लिया है, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को रिविजन करा रही हूँ। तो ऑक्सीकरण संख्या किसी जो आपका अणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, और कोई आयन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसके ऊपर आवेश के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो पहला आपका आयन दिया हुआ है MnO4 माइनस आयन, जिसमें आपको मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या धन O4 है, इसलिए 4 गुणित ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या है, ऋण 1। हम जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 होती है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को Mn ही मान लीजिए, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की वैल्यू रख लीजिए -2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो Mn जो आएगा +7 में आएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा या तो ऋणात्मक होती है या तो धनात्मक होती है। तो ऋण और धन का जो चिन्ह होता है, यानी माइनस प्लस लगाना आप लोग मत भूलिएगा। देखते हैं H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या। तो H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या 2 गुणित हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणित ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये अणु है। तो यहाँ पर आपको सल्फर की ज्ञात करनी है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसको S रहने दीजिए। बाकी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। वैल्यू रख के कैलकुलेट करिएगा तो आएगा +6। इसके बाद हम देखते हैं अमोनियम आयन में ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की देना है आपको। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणित हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, 4 क्यों लिखा है, क्योंकि H4 है और आवेश कितना है +1, इसलिए यहाँ पर अपन +1 रखते हैं। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको N रहने दीजिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 रख लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी -3। इसके बाद CrO5 में आपको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। चूंकि ये एक अणु है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या टोटल कितनी होगी, 0 होगी। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या धन 5 गुणित ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम की ज्ञात करनी है आपको, तो क्रोमियम को रहने दीजिए एज इट इज। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है -2। वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो आएगी +10। इसके बाद अगला है आपका NaBH4। इसमें बोरॉन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग मुझे ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। हिंट मैं दे देती हूँ ना, यह जो सोडियम होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, चूंकि दोनों वर्ग क्रमांक 1 के एलिमेंट हैं। तो आप वैल्यूज रख के कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि अणु ये जो है NaBH4 एक अणु है, इसकी टोटल ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। अब आप इसमें वैल्यूज रख के कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका क्या आंसर आता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समझाइए। क्या समझाना है, पहला आपको अपनी अभिक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों रूप
में कार्य करते हैं, जबकि ओजोन और नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोल रहा है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करता है, क्यों समझाना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +4। अब सल्फर अपनी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्या को -2 से -6 के बीच कोई भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। अतः सल्फर SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों संभव है। इस कारण सल्फर व्यवहार करता है। इसके बाद बोल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है, क्यों। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 के बीच हो सकती है। फ्लोरीन के साथ जब ये जुड़ता है तो +2 भी होती है। तो H2O2 में ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। इस कारण ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब इसके बाद बात कर रहा है ओजोन की। तो ओजोन केवल ऑक्सीकारक होता है, क्यों। तो ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 0 होती है। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 से -1 और -2 तक होती है ना। तो यहाँ पर ओजोन में जो ऑक्सीजन होता है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा नहीं सकता, मैक्सिमम 0 पर है ही, इसीलिए इसको बढ़ा नहीं सकता और केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। नाइट्रिक अम्ल में इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, जो कि इसकी आपकी मैक्सिमम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। नाइट्रोजन केवल अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को नाइट्रिक अम्ल में घटा सकता है, इसलिए ये केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है AgF2। इसी में अगला क्वेश्चन है सेकंड का। AgF2 एक अस्थिर यौगिक है। यदि यह बन जाए तो यह यौगिक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, क्यों। मतलब AgF2 एक तो बनता नहीं है और यदि बन जाए तो ये ऑक्सीकारक होता है, क्यों, ये आपको बताना है। तो AgF2 में Ag की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 होती है। Ag की अत्यधिक अस्थायी अवस्था है, धन 2 अवस्था जो होती है वो सिल्वर की अस्थायी अवस्था होती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद शीघ्रता से अपचयित हो जाता है और +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो कि इसकी स्थायी अवस्था होती है। अतः AgF2 यदि प्राप्त हो जाए तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वो अपचायक होते हैं। तो चूंकि यहाँ Ag+2 एक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है आसानी से और Ag+ बना लेता है, इसलिए ये अस्थायी यौगिक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच क्रिया संपन्न होती है तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक और ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इनको अपन उदाहरण देके समझाना है, 3 उदाहरण देना है। क्या बोल रहा है, जब ऑक्सीकारक और अपचायक के बीच क्रिया हो रही है तो जब ऑक्सीकारक अधिक होता है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनता है, जबकि अपचायक अधिक होता है तो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनता है। इसकी उदाहरण देना है अपन को। तो यहाँ पर एक पहली अभिक्रिया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। यहाँ पर कार्बन जो होता है वो अपचायक होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होता है, हम सभी जानते हैं। तो जब हम कार्बन को एक्सेस में लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं +2 होती है, जबकि यहाँ पर अपचायक, इसी रिएक्शन में हम अपचायक ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनता है। इसके बाद इसी तरह से अपन देखते हैं सोडियम और ऑक्सीजन के बीच क्रिया। सोडियम जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम ज़्यादा लेते हैं तो Na2O2 जब सोडियम ज़्यादा लेते हैं तो Na2O बनता है, जबकि अपन ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो Na2O2 बनता है।
इसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच क्रिया। फॉस्फोरस यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम फॉस्फोरस एक्सिस में लेते हैं यानी रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा में लेते हैं तो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनता है PCl3, जबकि अपन फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में ना लेकर कम मात्रा में लेते हैं यानी कि क्लोरीन को अधिक मात्रा में लेते हैं तो PCl5 बनता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था फॉस्फोरस की यहाँ पर PCl3 की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे। पहला है, यद्यपि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीकारक हैं, फिर भी टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम एल्कोहलिक KMnO4 का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। इसके लिए संतुलित समीकरण आप लोगों को देना है। तो क्या है, यदि टॉलुइन का ऑक्सीकारक हम क्षारीय या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाए तो ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसमें मुख्य उत्पाद बेंजोइक अम्ल के साथ साथ साइड रिएक्शन के द्वारा दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इसलिए टॉलुइन के ऑक्सीकरण के लिए हम एल्कोहलिक KMnO4 का उपयोग करते हैं। उसके लिए रिएक्शन जो होती है कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, लेकिन यदि हम मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिकों में मिलाया जाता है तो कम वाष्पशील H2SO4 अधिक वाष्पशील HCl को विस्थापित कर देता है और HCl की तीक्ष्ण गंध आती है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि NaCl एक अकार्बनिक यौगिक है, इसमें H2SO4 डाले तो वाष्पशील HCl बन जाएगा और NaHSO4 बनेगा। इसी तरह से HCl एक दुर्बल अपचायक है, यह H2SO4 को SO2 में अपचयित करने में असमर्थ है। जब मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक उड़नशील अम्ल HBr विस्थापित होता है। HBr एक अधिक प्रबल अपचायक है और H2SO4 को SO2 में अपचयित कर देता है। यह स्वयं ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन देता है जो लाल वाष्प के रूप में निकलती है। अभिक्रिया इस तरह से होती है, जैसे NaBr में आप H2SO4 डालेंगे तो HBr बनेगा। ये जो HBr है फिर से H2SO4 से क्रिया कर लेगा और ब्रोमीन की लाल वाष्प बनेगी। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के आंसर के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।